वेलकम टू एग्ज़ाम सहपाठी। सीटेट पेपर सेकंड के जो सोशल साइंस का हमारा सिलेबस है, ठीक है, उसमें हम लोग सारा जो है टॉपिक वाइज कवर कर रहे थे। तो आज जो है हम लोगों जो है ये हिस्ट्री का जो सबसे अंतिम टॉपिक हमारा दिया हुआ है सिलेबस में, वो है आज़ादी के बाद का भारत। तो इसे हम कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक वाइज आपका जियोग्राफी और आपका सिविक्स, ठीक है ना, ये दोनों भी कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। और आज ये हिस्ट्री का जो है ये लास्ट वीडियो है। अगर इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक दो टॉपिक और किसी न किसी टॉपिक पे जो है बना देंगे, जो अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पूछा जाता होगा तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, आज़ादी के बाद का भारत। पहला हमारा है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, यानी कि आज़ादी के बाद कौन कौन सी चुनौतियाँ थी हमारे राष्ट्र के लिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद जब हो गया, तो उसके बाद जो है हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। जैसे कि आपको पता है कि उस समय बंटवारा हो गया था देश का भारत और पाकिस्तान में। तो लगभग जो है 80 लाख शरणार्थी ये पाकिस्तान से भारत आ गए थे उस समय, और इन लोगों को रहने के लिए आपको इंतज़ाम करना था। इसके अलावा इनके रोज़गार का जो है इंतज़ाम करना ज़रूरी था। उस समय की ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा तकरीबन 500 रियासतों, तकरीबन लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो इसका नंबर है वो है आपका 562 रियासतें थी उस समय, ठीक है ना। 562 रियासतें उस समय थी। तो आपके एनसीईआरटी में तकरीबन 500 रियासतें इस तरह से लिख दिया गया है। राजाओं और नवाबों के शासन में चल रही थी। अब क्या था कि भारत के अंतर्गत ही ये जो है राजा और नवाब अपना अलग अलग रियासत लेके बैठे थे। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आप सब लोग किस में शामिल हो जाओ, भारत में शामिल हो जाओ। भारत एक राष्ट्र के रूप में है, इसमें आप लोग शामिल हो जाओ। इसके अलावा नए राष्ट्र में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। यानी कि एक राजनीतिक व्यवस्था की भी जो है एक सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करनी थी, ताकि जो है अच्छे से चुनाव हो, लोग चुने जाएं और देश आराम से चलता रहे। और इसी बीच स्वतंत्रता मिलने के 6 महीने भी नहीं हुए थे कि आपके 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, ठीक है। गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। और इनकी हत्या उसने क्यों की थी? क्योंकि वो जो है गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। यानी कि गांधी जी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान को एक साथ रहना चाहिए, जबकि जो है वो गांधी जी की इस बात को नहीं मानता था। क्योंकि अभी हाल ही में धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान एक नया देश बना हुआ था, ठीक है। फिर भी गांधी जी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहो। वो बात उसे नहीं पसंद थी, इसलिए जो है इसने गांधी जी को गोली मार दी। 1947 में भारत की आबादी लगभग कितनी थी? तो 34.5 करोड़ थी जब आपका भारत आज़ाद हुआ था उस समय। अब इतनी बड़ी आबादी थी तो इस विशाल देश के लोगों में धर्म, भाषा, खान पान, पहनावा, इन सभी के आधार पर क्या थी? विविधता थी। यानी कि एक ही देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म वाले, अलग अलग खाने पीने वाले, अलग अलग पहनावा वाले लोग रहते थे, ठीक है। तो ये विविधता थी भारत में। विविधता से भरे इस राष्ट्र में एकता की समस्या। अब एकता की समस्या क्यों आएगी? अलग अलग भाषा बोलने वाले जो है एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। उनके अंदर एकता नहीं रहेगी, एक राष्ट्र को लेकर एकता नहीं रहेगी, वो अपना अलग राज्य मांगेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। धर्म के आधार पर अभी अभी विभाजन हुआ ही था। खान पान, पहनावा, इन सब के आधार पर एकता होना संभव नहीं था, ठीक है। तो ये एकता की एक समस्या थी। और साथ ही साथ विकास भी जो है एक बड़ी समस्या थी। भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेज यहाँ से सारी चीज़ें लेकर के अपने देश में जाते थे। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों का विकास उन्होंने किया नहीं था। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए आपको न केवल खेती की उपज बढ़ाना ज़रूरी था, इसके साथ साथ आपको नए उद्योगों का निर्माण करना भी ज़रूरी था, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल सके, ठीक है। यानी कि केवल खेती की, सबको खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध कराना है और सबको जो है काम भी उपलब्ध कराना है। ये दो जो है काम बहुत ज़रूरी था उस समय के लिए। अब देखिए उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद एक नए संविधान की रचना होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको संविधान की पूरी डिटेल नहीं दी गई है कि किस तरह से संविधान की रचना हुई, केवल आपको बताया जा रहा है कि एक नए संविधान की रचना उस समय हुई। दिसंबर 1946 में आपको पता है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और नवंबर 1949 में क्या हुआ था? संविधान बन के तैयार हो गया था। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच पूरे देश में तकरीबन 300 भारतीयों ने
देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया, यानी कि ये आपका संविधान बन रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी जो है उस पर बहस भी हुई थी, तो उसकी बात की जा रही है। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। हमारे संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है कि उस समय देखो, उस समय जो ये आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, उसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को, सभी भारतीय यानी कि गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो देखिए, जब आपका, अभी तो आप जानते हो कि वर्तमान में कितना है, 18 वर्ष है, लेकिन जब आपका ये संविधान बना था, ठीक है ना, तो संविधान में आपका 21 वर्ष से ज़्यादा जो के उम्र के जो व्यक्ति थे, उनको वोट का अधिकार दिया गया, उनको वोट का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये था आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस समय। इसके अलावा जो है, लेकिन देखो यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि जैसे कि भारत में तो सभी भारतीयों को वोट का अधिकार दे दिया गया, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ऐसे देश थे जहाँ पर जनता को मताधिकार क्या हुआ, टुकड़ों में दिया जाता था, टुकड़ों में दिया गया था। यानी कि पहले जो है गरीब लोग वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। बाद में जो है धीरे धीरे उनको भी वोट का अधिकार दिया गया, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था वोट देने का। महिलाओं को मताधिकार एक बड़े संघर्ष के बाद सबसे अंत में दिया गया, ठीक है। या कि भारत में क्या किया गया, एक ही बार में सबको मताधिकार दे दिया गया, लेकिन वहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। भारतीय संविधान में सभी जातियों, धर्मों और किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। तो देखिए, ये सब क्या है, आपकी संविधान की विशेषताएं हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। इसके अलावा सभी जाति, धर्म और किसी भी पृष्ठभूमि से जो है संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नज़र में सबको समान माना गया। इसके अलावा समुदाय के लोगों को समान अधिकार और अवसर की समानता दी गई। अवसर की समानता यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी में कोई भी जो है नियुक्त हो सकता है, ठीक है। किसी भी जो है कोई भी अवसर होगा तो उसमें सब लोग जो है भागीदारी कर सकते हैं। संविधान की एक विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। देखिए, उस समय जो है समाज में क्या था कि जो आपके कई लोगों को अछूत माना जाता था, ठीक है। जातियों के आधार पर जो है विभाजन था, गरीब लोगों को जो है उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, तो इन सब के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जैसे कि एक तो आपका अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो बातें थी उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया। विधायिका की कुछ सीटें सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया। देखिए, आरक्षण की भी बात की गई उस समय, ठीक है ना। यानी कि विधायिका की कुछ सीटें, जो आपका संसद है उसमें भी सीटें, विधानसभा में सीटें भी निर्धारित की गई। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी जो है निचली जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि आपके ये एसटी हैं, ठीक है ना, इनको क्या किया गया, आरक्षण दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा भी किया, यानी कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, राज्य के पास कौन सी शक्तियां रहेंगी, इसका भी बंटवारा किया गया। ये सब आपकी विशेषताएं बताई जा रही हैं, ठीक है, संविधान की। जैसे कि आपका संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया था। तो ये देखिए 3 सूचियों में बांटा गया था। कौन कौन सी सूची थी, तो एक तो आपका केंद्रीय सूची थी, इस पर कानून कौन बना सकता था, केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून जो है केवल राज्य सरकार बनाती थी। और जो समवर्ती सूची थी, इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते थे, ठीक है। तो केंद्रीय सूची में कराधान, कराधान यानी कि टैक्स की बात की जा रही है, रक्षा और विदेशी मामले, रक्षा का मतलब आपका डिफेंस हो गया, आपका फॉरेन मिनिस्ट्री वाला, फॉरेन वाला जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो जो है आपको इसमें रखा गया केंद्रीय सूची में, यानी कि इन सब चीज़ों पर केंद्र जो है फैसला लेगी। ऐसे विषय, इसमें ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, ठीक है। इन सब विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती थी, इसको लागू कर सकती थी। अगला हमारा है राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, राज्य सूची जो थी उसमें शिक्षा को शामिल किया गया, स्वास्थ्य को शामिल किया गया, ये सब विषय ले गए। इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। तो इन सब, इसके विषय में जो भी कानून बना सकता था, कौन बना सकता था, राज्य सरकार। समवर्ती सूची में क्या शामिल किया गया, इसमें वन को शामिल किया गया, कृषि को शामिल किया गया, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी कानून होंगे राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकता है।
ठीक है। और वन से संबंधित यानी कि आपका वनों से संबंधित भी आपका राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते थे। इसमें ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। तो ये तीनों के सूचियों के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने भाषा विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया। अब देखिए भाषा विवाद क्या था। आपको पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अलग अलग जो है जैसे तेलुगु भाषी हो गए, तमिल भाषी हो गए, ठीक है ना, कन्नड़ भाषी हो गए, मराठी वाले हो गए, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग भाषा वाले लोग थे और सबको अपना अपना राज्य चाहिए था, ठीक। और ये भी कहा जाने लगा, कई लोगों ने कहा कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बना दो। तो इससे जो है तमिल भाषी लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दोगे तो हम क्या करेंगे, हमें अपना एक अलग से देश चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है भाषा विवाद से बचने के लिए हिंदी को भारत की क्या बनाई गई, राजभाषा बनाई गई, राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, ठीक है। राजभाषा अलग है और राष्ट्रभाषा क्या होती है, वो आपकी अलग होती है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए हिंदी को राजभाषा तो बना दिया गया, लेकिन अदालतों में, सेवाओं में या फिर अलग अलग राज्यों के बीच में कोई भी बातचीत होगी तो उसके लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये बात भी कह दी गई जिससे राज्यों को जो है संतुष्टि हुई कि हाँ चलो हम अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करते रहेंगे, केवल हिंदी ही पूरे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बनाई गई। ओके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। संविधान में प्रारूप समिति थी, इनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया। तो जो लिखने का काम था संविधान को, ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रारूप समिति के द्वारा किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के, तो बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो वोट डालने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। राजनीतिक लोकतंत्र है, इसका मतलब सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है। तो अगर लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंच और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। ऐसा जो है किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर हमने वोट डालने का अधिकार सबको दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर गरीब ख़त्म हो जाएंगे या फिर जो है ऊंची और नीची जातियां जो है ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया कि इसके साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र यानी कि अमीरी गरीबी को भी ख़त्म करना होगा हमें, और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है, यानी कि ऊंची नीची जो जातियां हमने समाज में बना रखी हैं इसको भी हमें ख़त्म करना होगा। ये सब अपने आप ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। राज्यों का गठन कैसे किया गया, अब देखिए ढेर सारे राज्य हमारे देश में उस समय तो नहीं थे, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इतने राज्य नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अलग अलग राज्य बनाए गए, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद होगा तो क्या होगा कि एक बड़े भाषाई समूह, यानी कि जो आपके बड़े भाषाई समूह जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मराठी हो गया, इन सब का क्या होगा, अपना अलग अलग प्रांत होगा, यानी कि भाषा के आधार पर ये क्या बना देंगे, राज्य बना देंगे। इन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया था 1920 के आसपास ही, 1920 के आसपास ही आश्वासन दिया कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत जो था वो धर्म के आधार पर बंट चुका था। अब देखिए भारत जो है धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में तो बट ही चुका था, इसीलिए इन लोगों ने ये जो आश्वासन दिया था कि हम भाषा के आधार पर भी अलग अलग राज्य बना देंगे, इसको पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इनको लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे तो क्या होगा, सारे राज्य क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, भारत से अलग हो जाएंगे, ठीक है। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस समय, ठीक है। तो उस समय जो है दंगा भी हुआ था जब आपका भारत और देश का विभाजन हुआ था, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। ऐसे में चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के बंटवारे को झेल सकता है, यानी कि इन लोगों को लगता था कि अगर हम अब भाषा के आधार पर भी जो है अलग अलग कर देंगे तो ये सब फिर से लड़ेंगे भिड़ेंगे एक दूसरे में, ठीक है ना, इसीलिए ये ऐसा नहीं कर रहे थे। लेकिन लोगों को तो चाहिए था राज्य अलग अलग, तो इसीलिए जो है अक्टूबर 1952 में एक आपके गांधीवादी नेता थे, वृद्ध थे ये, जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में। तो अक्टूबर 1952 में जो है इन्होंने तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए
आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, और 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को क्या हुआ कि इनका जो है देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई 58 दिन के जो है आपके अनशन के बाद। रामुलु के देहांत के बाद क्या हुआ कि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए, ये जो है अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र राज्य की मांग कर रहे थे। तो जब इनका देहांत हो गया तो लोगों ने जो है बहुत सारी तोड़फोड़ करी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सरकार को इनकी मांगनी पड़ी। और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश जो है, इसे आंध्र प्रदेश, बाद में इसको आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी आंध्र के रूप में, पहला जो आपका भाषा के आधार पर राज्य बना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था, तो ये था आपका आंध्र। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था। आंध्र के गठन के बाद क्या हुआ कि जो कन्नड़ भाषी थे, मलयालम बोलने वाले थे, मराठी बोलने वाले थे, ये सभी अपने अपने राज्य के लिए आवाज़ उठाने लगे कि हमको भी एक अलग राज्य चाहिए। इसीलिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, सरकार ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी और इसमें उसने क्या कहा, तो इस जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसने ये सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमाओं को पुनः तय किया जाए। यानी कि इसने कहा कि सबसे पहले तो आप जिले निर्धारित कर लो, किस जो है भाषा के राज्य में कौन से ज़िले होंगे और उनकी सीमा कहाँ तक होगी, पहले इसको निर्धारित कर लो। उसके बाद जो है आप भाषा के आधार पर राज्यों को अलग करिए। अब उत्तर भारत का जो बड़ा आपका हिंदी भाषी क्षेत्र था, इसको बांट करके कई अलग अलग राज्य बना दिए गए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब अलग अलग राज्य हो गए। 1960 में बम्बई प्रांत को जो है मराठी और गुजराती भाषी 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। तो जो आपका बम्बई प्रांत था उस समय का, ठीक है, उसमें आपका गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आता था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। मराठी भाषा बोलने वालों को अलग और गुजराती भाषा बोलने वालों को अलग। बम्बई प्रांत को ये बांटा गया 1960 में। 1966 में जो है पंजाब का भी विभाजन कर दिया गया और हरियाणा को जो है अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। हरियाणा में हिंदी भाषी लोग थे, पंजाब में आपके सिख थे, तो सिखों को अलग किया गया, आपके हरियाणा को अलग कर दिया गया। ठीक है, पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया 1966 में। आगे देखिए अगला, विकास की तरफ बढ़ते कदम। अब किस तरह से भारत देश का विकास जो है धीरे धीरे हो रहा था उसके बारे में देखते हैं। 1950 में जो है सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीति बनाने और उसको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। तो एक योजना आयोग बनाया गया कब, 1950 में सरकार ने योजना आयोग का निर्माण किया ताकि भारत में जो है आर्थिक विकास किस तरह से हो उसकी नीतियाँ ये बनाए और उसको लागू करे। ठीक है, तो ये आपका काम था योजना आयोग का कि भारत के लिए आर्थिक विकास की नीतियाँ बनाना और उनको लागू करना। ठीक है, किसका काम था, योजना आयोग का काम था। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, योजना आयोग का क्या काम है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो देखिए, भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी पूंजीवादी या फिर समाजवादी को नहीं बनाया गया, यानी कि केवल प्राइवेट कंपनियां ही काम करेंगी या फिर केवल सरकारी कंपनियां ही काम करेंगी, ऐसा नहीं कहा गया। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसमें जो है सरकारी भी रहेगी और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट रहेगी, दोनों ही रहेंगी भारत में, और दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। यानी कि सरकारी और निजी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। यानी कि जो है विभिन्न क्षेत्रों का मतलब सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र किस तरह से एक दूसरे को सहयोग करेंगे, या फिर अलग अलग जो राज्य हैं वो जो है वो किस तरह से सहयोग करेंगे इन सरकारी और निजी क्षेत्रों को। तो इन सबको परिभाषित करना भी किसका काम था, आपका योजना आयोग, जो आपका 1950 में बनाया गया था ये आपका आयोग, उसका ही काम था ये भी। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। ठीक है ना, विकास की योजनाएं बनाई जा रही थी, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आती है। इसमें इस्पात और भारी उद्योग तथा इस्पात जैसे कि आपका भारी उद्योग हो गया,
इसके अलावा विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 में, उसमें किस बात पर जोर दिया गया। तो आप बता सकते हो कि भारी उद्योग पर और जो आपकी बांध की अलग अलग बांध की परियोजनाएं हैं उन पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया। और ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि जो आपके उद्योग स्थापित किए जाएंगे, भारी उद्योग और आपका जो बांध की परियोजनाएं बनाई जाएंगी, ये सब सरकारी क्षेत्र की ओर से बनाई जाएंगी। ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाया गया गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में पूरा हुआ। तो इसी के अंतर्गत एक बांध आपका जो है निर्मित किया गया, जो मध्य प्रदेश में, वो चंबल नदी पे बनाया गया था। नाम था इसका गांधी सागर बांध और ये पूरा कब हुआ? 1960 में। ठीक है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से 1959 में हुई। अब देखिए, अभी आपको बताया गया भारी उद्योग में आपका इस्पात का जो है कारखाना बनाया गया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के भिलाई में। अभी वर्तमान समय में भी ये है। ठीक है। और ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। सोवियत संघ यानी कि सोवियत संघ का जो है, रूस का उस समय नाम क्या था? सोवियत संघ कहा जाता था रूस को। तो सोवियत संघ के सहयोग से 1959 में ओके आपका भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना भी की गई थी। ओके। अब देखिए, भारत की विदेश नीति क्या थी। भारत में स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया गया। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देशों के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। वैचारिक टकराव इनके बीच गहरे होते गए। किस वजह से? शीत युद्ध की वजह से। यानी कि कौन सा देश जो है ज़्यादा आगे निकल जाएगा, इस तरह की जो है वहाँ पे आगे निकलने की होड़ थी। किसके किसके बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। इसी को शीत युद्ध बोला जाता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है वैचारिक टकराव भी बढ़ गया। ठीक है। इस समय फलस्वरूप दोनों देशों ने क्या किए? अपने अपने समर्थक देशों को मिला करके सैनिक संगठन बना लिए। ठीक है। यानी कि अमेरिका जिन जिन देशों को सहयोग करता था, या फिर अमेरिका के जो सहयोगी देश थे, उन्होंने अपना सैनिक संगठन बना लिया। और सोवियत संघ के जो सहयोगी देश थे, यानी कि रूस के जो सहयोगी देश थे, उन्होंने अपना सैनिक संगठन बना लिया। और अभी हाल ही में जो है आपका 1945 में जो है आपका क्या ख़त्म हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था। तो ये युद्ध की संभावना को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। ठीक है। और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसकी स्थापना की। ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इस विदेश नीति का मूल आधार था। अब ये गुट निरपेक्ष का क्या मतलब था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब है, ना तो हम अमेरिका के गुट में शामिल होंगे, ना ही हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे। हम क्या होंगे? गुट निरपेक्ष होंगे। यानी कि ना हम इसकी ओर जाएंगे, ना हम इसकी ओर जाएंगे। हम अपना स्वतंत्र विदेश नीति बना रहे हैं। हम अपने ही जो है अपने फैसले खुद ही लेंगे। ठीक है। ना ही हम इनके साथ जाएंगे, ना इनके साथ जाएंगे। यानी कि गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट में इनको नहीं जाना है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है कौन कौन से देशों ने स्टार्टिंग में ये शामिल थे। तो मिस्र था, यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया, घाना और भारत। इनके राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से क्या आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो। यानी कि जो है अमेरिका में ना तो अमेरिका में शामिल हो आप लोग, ना ही आप लोग जो है रूस में शामिल हो। ठीक है। हम लोग क्या रहेंगे? हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है। आप लोग हमारे में शामिल हो, ताकि जो है कोई भी जो है वहाँ पे किसी भी गुट का सदस्य ना हो। ठीक है। तो ये मिस्र था, यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था, घाना और भारत। इन सब ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी थी। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। ये देशों के नाम जरूर पूछता है आपसे। इन देशों ने युद्ध को टालने के प्रयास किए और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैया अपनाया। यानी कि जो आपके गुट निरपेक्ष वाले देश थे, इसमें कई देश और शामिल हो गए बाद में, लेकिन इन्होंने जो है युद्ध टालने के प्रयास किए। हालांकि जो है भारत भी इसके बाद जो है युद्धों में शामिल रहा, लेकिन किसी न किसी वजह से उसके ऊपर युद्ध थोपा गया, जैसे पाकिस्तान का, चीन का। लेकिन इन लोगों ने अधिकतर क्या किए कि युद्ध टालने का प्रयास किया। ठीक है। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। स्टार्टिंग में कौन थे, ये आपको जरूर याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। बाकी तो बाद में बहुत सारे बन ही गए थे। अब अन्यत्र यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है। 1956 में श्रीलंका जो है, जिसका पहले नाम क्या था? सीलोन कहा जाता था श्रीलंका को। ठीक है। सीलोन कहा जाता था। यहाँ पर एक कानून बनाया गया 1956 में। इसमें क्या कहा गया कि तमिल भाषा के लोगों पर सिंघल भाषा जो कि वहाँ की भाषा थी, श्रीलंका की भाषा थी। तमिल के लोग वहाँ पे रहते थे।
ठीक है। मतलब कि श्रीलंका में तमिल वाली भाषा बोलने वाले भी लोग रहते थे, लेकिन वहाँ के लोगों पर सिंहल भाषा को क्या कर दिया गया, थोपा गया कि अब यहाँ पे कोई तमिल भाषा नहीं बोली जाएगी, या सभी लोगों को सिंहल भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है। तो जब ऐसा करने का प्रयास किया श्रीलंका में, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया। यानी कि तमिल भाषा के लोगों ने जो है इनसे युद्ध छेड़ दिया जो सिंहल भाषा के लोग थे। ठीक है। इसी तरह से जो है पूर्वी पाकिस्तान, नहीं मतलब कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान आपका दो पार्ट में बटा था। एक तो आपका पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में है, दूसरा आपका पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो अभी वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है। तो इस पाकिस्तान वाले लोगों ने क्या किया कि जो पूर्वी पाकिस्तान में यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती थी, ठीक है ना, बंगाल से अलग हुआ था, ये बांग्ला भाषा बोली जाती थी। लेकिन इन लोगों पर भी उर्दू थोपने का प्रयास किया कि आप लोग भी क्या बोलोगे, उर्दू बोलोगे, बांग्ला भाषा नहीं बोलोगे। इससे इनके बीच भी क्या हो गया, मतभेद पैदा हो गया। आप देख रहे हो जब एक ही देश में जो है दूसरे पर अपनी भाषा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बवाल हो रहा है। और यही यहाँ पर भी हो रहा था। जब स्टार्टिंग में ही कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दो, तो तमिल वालों ने कहा कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा बनी तो हम अपना अलग देश बना लेंगे। ठीक है। तो इस तरह की बात हुई थी। लेकिन जो है भारत में एकीकृत राष्ट्र के रूप में भारत कायम रहा है इन सबके विपरीत, यानी कि ये पाकिस्तान या फिर श्रीलंका के विपरीत कुछ हद तक, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं, किसी के ऊपर थोपा नहीं गया, हिंदी को किसी के ऊपर नहीं थोपा गया। तमिल वालों को अपना भाषा बोलने का अधिकार दिया गया, तेलुगु को अपना, मलयालम को अपना, कन्नड़ को अपना, सबको अपना अपना भाषा बोलने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना। किसी को जो है थोपा नहीं गया कि नहीं भाई हिंदी जो है सबकी राष्ट्रभाषा होगी, ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसीलिए यहाँ पर सभी लोग जो है अच्छे से सारी भाषाएँ यहाँ पर बोलने वाले लोग सही से रहते हैं। ओके। तो ये हमारा था आज़ादी के बाद का भारत, और हमारा इतिहास का जो टॉपिक वाइज सिलेबस था सीटेट का, ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर कुछ बचा रहेगा, मुझे लगेगा कि हाँ एक दो टॉपिक किसी और चैप्टर के चाहिए, तो मैं आप वीडियो बना के इसकी प्लेलिस्ट में नीचे दे दूँगा। आप कमेंट करके बताना अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री, तो आप कमेंट में क्या लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है। मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने सारा वीडियो देख लिया है। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेंगे। इसके अलावा आपको शेयर ज़रूर करना है, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए जो आपके सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि कंटेंट जो है आपको मिल ही रहा है अच्छा। ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।